नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज के दिन गोदी मीडिया ने इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से चलाया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने नए टीम की घोषणा कर दी है। इस नए टीम के विश्लेषण में गोदी मीडिया की तरफ से इस तरह से बातें कही गई, मानो नितिन नवीन की टीम एक ऐसी अद्भुत टीम है, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देगी। आज के इस कार्यक्रम में मैं नितिन नवीन की इस टीम के बारे में कुछ पहलू, कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और उनके बारे में यह कहा जाता रहा है कि वे ज़मीनी स्तर के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर यह विशेषता है कि वह ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता को उठाकर एक बड़ा पद दे देती है। लेकिन इस पूरे विमर्श में कई बातें छुपा ली गईं। पहली बात तो यह है कि नितिन नवीन एक परिवारवादी राजनीति के ही प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति हैं। उनके पिता भारतीय जनता पार्टी के बिहार में बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। इसके अलावा जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तेजस्वी यादव पर हमला करते थे, वह आधार नितिन नवीन पर भी लागू होता है, वह सिर्फ 12वीं तक पास है। लेकिन यह माना जाता है कि वो काफ़ी मेहनती हैं और शायद इसीलिए उन्हें अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। और इसी रूप में उनकी टीम की भी तारीफ की जा रही है गोदी मीडिया के द्वारा। लेकिन अगर हम इस टीम को ध्यान से देखें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ तौर पर सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि इस पूरी टीम को कुछ वनवास झेल रहे नेताओं को फिर से थोड़ा मौका देने के रूप में देखा जा सकता है। चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हों, चाहे वो राम माधव हों, चाहे वो स्मृति ईरानी हों, ये सभी लोग ऐसे नेतागण हैं जो पिछले कुछ समय से वनवास झेल रहे थे। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में राजनीति करती हैं, वहाँ पर कई बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनका एक जनाधार भी है। लेकिन जब दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर जीत मिली, तो उसने पर्ची से एक मुख्यमंत्री बना दिया जिनका नाम था भजन लाल शर्मा। अब भजन लाल शर्मा के सामने वसुंधरा राजे की कोई खास राजनीति चल नहीं पा रही थी और क्योंकि भजन लाल शर्मा को केंद्र में जो नेतृत्व है उसका समर्थन प्राप्त है, तो वो एक तरीके से राजनीति वनवास ही झेल रही थी। तो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। राम माधव पहले भारतीय जनता पार्टी में अच्छे खासे रसूख वाले नेता माने जाते थे, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा, उन पर कुछ चारित्रिक विचलन का आरोप भी लगा जो उत्तर पूर्व की राजनीति से संबंधित था। तो इन सब कारणों से वे वनवास में भेज दिए गए थे। फिर से उनकी वापसी हुई है। लेकिन वो वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह कोई जनाधार वाले नेता नहीं है और हो सकता है कि वो पार्टी के जो रुख हैं, उन्हें अलग-अलग स्तरों पर फिर से रिप्रेज़ेंट करें। यह भी हो सकता है कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छा समन्वय बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा हम अगर स्मृति ईरानी को देखें, तो अमेठी में चुनावी हार के बाद वे भी एक तरीके से राजनीतिक वनवास में चली गई थी, सीरियल्स में काम करने लगी थी। स्मृति ईरानी की जो सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, वो ये कि वे राहुल गांधी और गांधी परिवार पर बहुत तीखा हमला करती रही हैं और यही उनकी राजनीति में उन्नति का सबसे बड़ा कारण भी रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हराया था और उसके बाद उनका राजनीतिक कद काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के सहयोगी से वो चुनाव हार गई थीं और उसके बाद एक तरीके से उनकी राजनीति पर विराम सा लग गया था। तो यह उम्मीद की जा सकती है कि इन नेताओं की वापसी से भारतीय जनता पार्टी को कुछ फ़ायदा हो या ना हो, कम से कम इन नेताओं का वनवास खत्म होगा। और यह जो बात कही जा रही है कि कुछ युवा नेतृत्व को मौका दिया गया है, तो इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि कई सारे लोगों को जिन्हें राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है या कुछ मोर्चों का अध्यक्ष बनाया गया है, वे लोग भारतीय जनता पार्टी में तुलनात्मक रूप से युवा हैं। लेकिन इन युवा नेताओं के बलबूते पर क्या भारतीय जनता पार्टी जेन ज़ी आंदोलन के पूरे प्रभाव को खत्म कर पाएगी? मुझे लगता है कि यह कहना अभी बिल्कुल ही तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। क्योंकि जेन ज़ी आंदोलन एक खास तरह की मेंटालिटी, एक खास तरह की मनोवृत्ति का प्रतिबिंबन करता है और वह मेंटालिटी या वह सोच यह है कि जो सरकार है, जो व्यवस्था है, उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह की जड़ता से घिरी हुई है, उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि सिर्फ कुछ युवाओं को मौका देकर वह बिल्कुल इस तरह की जो एक समझ उसके बारे में बनी है, उसे तोड़ देगी। उसे बहुत सारे और काम करने होंगे। संगठन के स्तर पर जब युवाओं को मौका दिया जाता है, तो उसे हम एक अच्छा कदम मान सकते हैं।
वह इस लिहाज से कि उससे पार्टी के भीतर निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा आती है, युवा नए विचारों के साथ आते हैं और अगर उन्हें काम करने की आज़ादी मिले, तो वो ज़मीनी स्तर पर संगठन को ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा युवाओं को मौका दिया है, तो इस संदर्भ में उसकी प्रशंसा की जा सकती है। लेकिन तीसरे स्तर पर हम यह भी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे अ, संगठन में कई सारे दल-बदलू नेताओं को भी काफ़ी सम्मानजनक स्थान दिया गया है। आम आदमी पार्टी से टूट कर आए नेताओं को इसमें जगह दी गई है। इसके अलावा कई ऐसे अन्य नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी से टूट कर आए थे और उन्हें बड़ा पद दिया गया है। तो यह मिथक भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तोड़ा है, सरकार के स्तर पर भी तोड़ा है और पार्टी के स्तर पर भी कि जो लोग एकदम शुरुआत से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, पार्टी उन्हें तरजीह देती है। बल्कि हम यह देख सकते हैं कि जो लोग दूसरी पार्टियों से आते हैं, उन्हें पार्टी बहुत अच्छी तरीके से एक्कोमोडेट करती है। यह ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का मामला भी है और यह भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी गहरा नुकसान भी पहुँचा सकता है। सरकार के स्तर पर भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे नेतागण 2 साल, 3 साल, 6 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और वो मुख्यमंत्री तक के पद तक पहुँच जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम अ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर सकते हैं, सम्राट चौधरी की बात कर सकते हैं या फिर जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी इस सूची में शामिल किया जा सकता है। ये सभी लोग ने अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से नहीं की थी और अपनी राजनीति का एक बड़ा दौर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हुए बिताई। लेकिन जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी में आए, इन्हें बहुत बड़ा पद दे दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनकी मदद से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली थी। इससे भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के भीतर निराशा फैलती है। तो एक तरफ युवाओं को मौका देना थोड़ा बेहतर कदम है, लेकिन उससे बड़ा ज़्यादा जो झंझावात है, वह यह है कि इसमें दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को बहुत ज़्यादा एक्कोमोडेट करने की कोशिश की गई है। जो महत्वपूर्ण बात इस सूची में है, वह यह कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख मोर्चा माना जाता है, आईटी सेल के रूप में, उसमें से अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई है। अमित मालवीय काफ़ी बदनाम रहे हैं अपने इस पद के कारण, हालाँकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर उन्हें गर्व के भाव से ही देखा जाता था। लेकिन सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं, राजनीति को तटस्थ रूप से देखने वाले लोग भी यह मानते रहे हैं कि अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर राजनीतिक विमर्श का स्तर काफ़ी नीचे किया है। उन्होंने एक ट्रोल आर्मी जैसी चीज़ खड़ी की, जिससे वो अलग-अलग तरह के कमेंट्स करवाने का काम करते थे। लेकिन यह माना गया कि जेन-ज़ी आंदोलन में अमित मालवीय बिल्कुल ही नाकाम रहे और सोशल मीडिया पर जो जेन-ज़ी आंदोलन के सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आती थी, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाई और इसके कारण से भी यह मुमकिन है कि उन्हें उनके पद से हटाया गया होगा। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो एक नया चेहरा राजनीति में सामने आता है। उसे यह मौका मिलता है कि वह अपने तरीके से पार्टी को ही गठित ना करे, बल्कि अपने आप को भी नेता के रूप में एक प्रोजेक्ट करे, अपने आप को आगे बढ़ाए। तो यह मौका नितिन नवीन के पास ज़रूर मिला है, लेकिन नितिन नवीन जनाधार को स्पष्ट करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं, यानी वो ये बता पाने में नाकाम रहे कि उनके पास कोई जनाधार है। जो उनकी पारंपरिक सीट है, वहीं से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बुरी तरीके से हार मिली है। इसके अलावा इस पूरे संगठनात्मक ढांचे में अगर हम वसुंधरा राजे सिंधिया को छोड़ दें, तो कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है, जिसे हम जनाधार वाला नेता कह सकें। चाहे हम पीयूष गोयल की बात करें या अनुराग ठाकुर की बात करें, राम माधव की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, इन लोगों के पास अपना कोई जनाधार नहीं है। कुछ लोगों के पास कुछ विशेषताएँ ज़रूर हैं, जिनके कारण वे संगठन में आए हैं। तो जनाधार का निर्माण करने वाले जो नेतागण हैं, अगर वो भी इस सूची में रहते, तो शायद इसे और ज़्यादा प्रमुखता मिलती। और कुल मिलाकर यह बात है कि जो संगठन भारतीय जनता पार्टी बनाने का दावा करती है, वह असल में ज़मीनी स्तर पर विमर्श को कितना गढ़ पाता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितनी स्वायत्तता दी जाती है। लेकिन स्वायत्तता भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन में संगठन के स्तर पर अत्यंत सीमित है। जो ऊपर से निर्णय आता है, उसे ही उन्हें पालन करना होता है। हम यह कह सकते हैं कि यह बात अधिकांश राजनीतिक दलों के बारे में सच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह बात और ज़्यादा सच है कि वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं या जो संगठन के लोग हैं, वे अपने स्तर पर
किसी भी मुद्दे पर विमर्श को खड़ा करने में सक्षम नहीं है। वे पूरी तरीके से जो 2 प्रमुख नेता हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उनके ऊपर ही निर्भर है और यह बात नितिन नवीन के बारे में भी सच है कि वे कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे उन्हें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनसे नाराज हो गए या उनसे असहज हो गए या उनके विचारों से अलग हटकर नितिन नवीन काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की सूची को लेकर जो तमाम तरह के ढोल पीटे जा रहे हैं कि कोई मास्टर स्ट्रोक हो गया है, वह असल में जो पिछले दिनों में कुछ प्रमुख समस्याएं, कुछ प्रमुख मुद्दे सरकार के सामने आए हैं, उनसे ध्यान भटकाने की एक कोशिश ही है। असलियत यह है कि यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो कि रोजमर्रा की राजनीति में होता है। लेकिन आज मैंने आपके सामने इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि बाकी जगह पर इसे बहुत ही प्रमुखता से सामने लाया जा रहा है और मैं इसके बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाह रहा था। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य राजनीतिक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।